आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लेक्चर लेने वाले हैं वो है नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस इन डेटा माइनिंग। ये लेक्चर मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि आज जो लाइव क्लास हुई थी वो रिकॉर्ड किसी टेक्निकल एरर की वजह से नहीं हो पाई। तो चलिए वापस से देखते हैं कि ये नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस है क्या। देखिए, जो हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है जिसको हमने नाम दिया था बिग डेटा, उसमें से अपने काम की नॉलेज जो निकालते हैं हम, जो हमें एक्चुअल में नॉलेज चाहिए, जिसके बेस पे हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं या जिसको हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, उस नॉलेज को पाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस। और वो नॉलेज हमें कहाँ से पानी है? वो जो बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास, बहुत सारा, जिसको हमने बोला है बिग डेटा। तो उस बिग डेटा में से काम की नॉलेज को निकालने के प्रोसेस को बोला गया है नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस। और उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आज हम उन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि वो स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं किसका, डेटा माइनिंग का। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि डेटा माइनिंग क्या है। ठीक है, डेटा माइनिंग इज अ एक्सट्रैक्शन टूल ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी बहुत सारे डेटा में से अपने काम की चीज निकालना। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई डेटा माइनिंग में और फिर नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस में फर्क क्या रहेगा। देखिए, नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस का पार्ट है डेटा माइनिंग, एक छोटा सा हिस्सा है डेटा माइनिंग, जिसके बारे में हमने पिछले टॉपिक में बात की थी। ठीक है, डेटा माइनिंग में यूज क्या क्या होता है। डेटा माइनिंग में हमने देखा था कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, उसके नीचे क्या है, पैटर्न इवेल्यूएशन होता है, उसके नीचे क्या होता है हमारा, उसके नीचे होता है हमारा डेटा माइनिंग इंजन, एंड देन आपका डेटा वेयर हाउस सर्वर। उसके बाद नीचे होता है डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, ये सब प्रोसेस लगे हुए होते हैं। और फाइनली हमारे पास नीचे क्या होता है, मल्टीपल सोर्सेज होते हैं जहां से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो होता क्या है, जब हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें आपके इंटरनेट भी हो सकता है, वेब ब्राउजर भी हो सकता है, और भी डेटा आपके डेटा बेसिस हो सकते हैं, जहां से हम ये बहुत सारा डेटा क्या है हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, इकट्ठा कर रहे हैं। अब इन सब डेटा पे हम क्या करते हैं, डेटा क्लींजिंग, इंटीग्रेशन, ये सब स्टेप्स लगाते हैं। अब ये सब स्टेप्स क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, बहुत सारा डेटा जो हमने निकाला है अलग अलग जगहों से, हम क्या कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो जो डेटा है वो काम का भी हो सकता है, और बहुत सारा डेटा उनमें से ऐसा भी होता है जो काम का नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें कैसा पता चलेगा? तो मान लीजिए मेरी कंपनी है जो है मोटरसाइकिल को बनाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम है बजाज। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं हम। तो उस कंपनी में मैं बनाता हूँ मोटरसाइकिल्स, बनाता हूँ जो क्या है, पेट्रोल पे चलती हैं। अब जो मैंने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया है जिसमें क्या है, बाइक से रिलेटेड डेटा है, तो बाइक्स में इसमें बहुत तरह की दुनिया भर की जो बाइक्स हैं उससे रिलेटेड डेटा आपके पास आ गया होगा। ठीक है, ऐसी बाइक्स भी आई होंगी जो आपकी डीजल पे भी चलती होंगी, ऐसी बाइक्स भी आई होंगी जो पेट्रोल पे चलती होंगी, ऐसी बाइक्स भी आई होंगी जिसमें कुछ नए तरह का फ्यूल यूज होता होगा, ऐसी बाइक्स भी आई होंगी जो आपकी ट्रेंड से बाहर हो चुकी हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अब होती भी नहीं है। ठीक है, ऐसी बाइक्स भी आई होंगी जो एंटीक्स हैं। तो यानी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा, जो आपकी बाइक से रिलेटेड डेटा जितना भी है वो सब कुछ आपके पास आ गया। लेकिन आपको क्या डेटा चाहिए? आपको चाहिए डेटा जो आपकी कंपनी से रिलेटेड है, जो कंपनी का नाम है बजाज। ठीक है, आपकी जो टू व्हीलर्स बनाती है जो पेट्रोल पर आधारित है, ताकि उस डेटा से हम आपके अपने काम का डेटा निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल, हमें डेटा निकालना है कि भाई हमारी पिछले आज तक जब से हमारी कंपनी खुली है उस पर हमारा जो हमारा सेल्स है वो उस सेल्स का ग्राफ कैसा है। ठीक है, मान लीजिए हमें इस तरह का डेटा चाहिए, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। तो क्या होगा, इतने सारे डेटा में से हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमने डेटा क्लींजिंग और इंटीग्रेशन स्टेप्स लगाए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि जो हमारा डेटा आ रहा है, अगर उसमें बजाज कंपनी से रिलेटेड या बजाज मोटरसाइकिल से रिलेटेड डेटा नहीं है तो हम उसको क्या मान के चलना है, ये हमारा डेटा काम का नहीं है। तो वो यहाँ पे एक तरह से फिल्टर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा आया, मान लीजिए कई हजार जीबी डेटा आया, जिसमें से हमारे कुछ जीबी डेटा हमारे पास आके बच गया जो हमारे डेटा रिलेटेड था हमारी कंपनी से रिलेटेड। अब ये जो डेटा है, क्लीनिंग हो गई इसकी। अब क्लीनिंग होने के बाद क्या होगा, यानी फिल्ट्रेशन हो गया एक तरह से। अब इसके बाद होगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की क्या जरूरत पड़ गई है हमें यहाँ पे? इंटीग्रेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सोर्स है वो सिंगल सोर्स नहीं है इंफॉर्मेशन का, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है।
अब जो मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आएगी तो उनको कंसोलिडेट करके एक सिंगल सोर्स में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन यानी डेटा को कंबाइन करना है। और फाइनली ये जो डेटा आया है हमारे पास क्लीनिंग होने के बाद और जिस पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया है, ये डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाता है, आपका डेटा वेयर हाउस में। किसमें स्टोर किया जाता है, डेटा वेयर हाउस में। अब देखिए डेटा वेयर हाउस में भी बहुत सारा डेटा आ गया है, ठीक है, लेकिन ये जो बहुत सारा डेटा है, ये सारा डेटा क्या है, हमारे कंपनी से रिलेटेड ही है। क्या है, हमारा कंपनी से ही रिलेटेड डेटा है डेटा। एक तरह से ये भी बिग डेटा ही है, काफी सारा डेटा है, लेकिन जो डेटा है ये सिर्फ हमारी कंपनी से रिलेटेड है, जो हमारी बजाज नाम की कंपनी है, ठीक है। इसमें और भी, इसमें केस स्टडी भी हो सकती है, इसमें और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, इसमें मीडिया न्यूज भी हो सकती है, इसमें मोटर बाइक से रिलेटेड न्यूज भी हो सकती है, लेकिन सारी चीज की सारी चीजें क्या है, हमारी कंपनी से रिलेटेड ही है। यानी जो किसी चीज, स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसको स्टोर कर रहे हैं किसी एक जगह पे, उसको हमने बोल दिया है डेटा वेयर हाउस, ठीक है। यानी बहुत सारी नॉलेज में से हमने काफी हद तक नॉलेज को कम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे डेटा में से हमने बहुत सारे डेटा को कम करके हमने क्या कर दिया, एक स्टोरेज कर दिया, कहाँ पे, डेटा वेयर हाउस में। अब इस डेटा में से भी अब हमें काम की नॉलेज निकालनी है, तो अब इसमें हम फर्दर टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। अगली टेक्निक कौन सी है, सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए सिलेक्शन क्या है, यहाँ पे हम वो डेटा सेलेक्ट करते हैं इस बहुत सारे डेटा में से जिस पे हमें एनालिसिस करनी है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम उस डेटा को सिलेक्शन कर रहे हैं जिस पे हमें एनालिसिस लगानी है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं, जो अभी हम फर्दर अभी थ्योरी में डिसाइड कर आपको पढ़ाएंगे। अब जब डेटा सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद इस पे हम लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखिए यहाँ पे जो डेटा आया था अलग अलग सोर्सेज से आया था, जिसको हमने कंबाइन करके एक जगह पे डाल दिया। लेकिन ये जो डेटा हमने कंबाइन किया था, इसका जो फाइल फॉर्मेट हो सकता है, इसका जो स्वरूप हो सकता है, वो उस अनुसार नहीं हो सकता जो हमें चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हमने डेटा आपको कलेक्ट किया अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग उससे, तो वहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स में यूज हो सकता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज हो सकता है किसी ने चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हो डेटा, हो सकता है किसी ने स्पेनिश में लिखा हो सकता है किसी ने हिंदी में लिखा हो सकता है किसी ने इंग्लिश में लिखा हो। मान लीजिए हमें डेटा चाहिए किसमें, इंग्लिश में, तो हमें क्या करना होगा कि जो जितने जितने टाइप्स ऑफ हमें अलग अलग तरह से जो डेटा मिला है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में जिस पे हमें फाइनली डेटा माइनिंग टेक्निक्स लगानी है। तो डेटा वेयर हाउस पे से हमने डेटा को सेलेक्ट किया और उस पर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स लगाई, और उन टेक्निक्स को लगाने के बाद हमने उसको कहाँ भेज दिया, डेटा माइनिंग के पास। यहाँ पे डेटा माइनिंग में क्या हो रहा है, आपको पिछले स्टेप में पढ़ा था जो आर्किटेक्चर था, कि एक डेटा माइनिंग इंजन है जो फाइनली एक रोल प्ले करता है। यहाँ पे नॉलेज बेस भी होता है, यहाँ पे आपका पैटर्न एवोल्यूशन भी एक तरह से काम करता है। तो यहाँ पे डेटा माइनिंग में क्या है, बहुत सारी चीजें काम करती है। मेन काम क्या होता है डेटा माइनिंग इंजन का, जो आपका क्या करता है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन टेक्निक्स लगाता है आपको, ठीक है। कैसे लगाता है क्लासिफिकेशन टेक्निक्स, उसके लिए आपको पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जहाँ पे मैंने डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर को आपको एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली एक एग्जांपल लेके बताया था, उससे आपको थ्रू आउट जितने भी डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर की जो फेजेस हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो डेटा माइनिंग अप्लाई करने के बाद फाइनली हमें यहाँ से क्या मिलते हैं, पैटर्न्स मिलते हैं। उन पैटर्न्स को हम यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं, अपने काम के जो पैटर्न्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और उनको फाइनली प्रेजेंट कर दिया जाता है यूजर के सामने इन फॉर्म ऑफ नॉलेज। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाती है, नॉलेज। जैसे कि मान लीजिए हमने अभी एग्जांपल लिया था कि भाई मुझे ये देखना है कि हमारा सेल्स का क्या चाहिए, तो फाइनली जो पैटर्न्स बन के आए हैं वो बार ग्राफ की फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। वो किसी और अदर ग्राफिकल फॉर्म में आ सकते हैं, जिससे हमें ये प्रेजेंट किया जा सकता है कि भाई हमारी जो सेल्स है ओवर द ईयर कैसी रही है, ठीक है। तो ये फाइनली किसके सामने, यूजर के सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ नॉलेज। तो ये रहा एक नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस इन शॉर्ट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो उसका डायग्राम बनाया हुआ है ये आपको कई जगह मिल जाएगा, कुछ जगह पे थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन आप जो स्टैंडर्ड डायग्राम है वो यही डायग्राम है। अब बात करते हैं जितने भी स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व थे उनके बारे में, ठीक है। पहला स्टेप था हमारा डेटा क्लीनिंग, ठीक है। डेटा क्लीनिंग स्टेप में क्या हो रहा है, डेटा क्लीनिंग इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ नॉइजी एंड इररेलेवेंट डेटा फ्रॉम कलेक्शन। यानी जो हमारा डेटा हमने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा किया है, ठीक है, उस पे हम कुछ टेक्निक्स लगाते हैं जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि जो नॉइजी डेटा है,
नॉइजी डेटा क्या होता है? जो अनवांटेड डेटा जिसको हमें नहीं चाहिए होता है। मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इस समय पीछे से एक हॉर्न की आवाज़ हो जाती है, लेकिन इस समय आपके लिए मेरी वॉइस क्या है? काम का डेटा है। इसके अलावा जो भी वॉइसेस पीछे से आएंगी, जो हॉर्न की होगी, फैन की होगी या किसी और चीज़ की होगी, वो क्या होगा? आपका नॉइजी डेटा होगा। साथ ही साथ उसमें हम क्या क्या चीज़ें हम क्लीन करते हैं? मिसिंग वैल्यूज़, ठीक है। हो सकता है डेटा खाली हो, एम्प्टी हो, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने टेबल्स वगैरह पढ़ी हैं, डेटा आपका क्या बोलते हैं, डेटाबेस में, डेटाबेस सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार क्या है, टेबल्स में मिसिंग वैल्यूज होती है, नल वैल्यू कंटेन करता है, तो ऐसी चीज़ों को भी हमें यहाँ पे क्लीन आउट करना होता है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा चीज़ें भी जो डुप्लीकेसी कंटेन करती हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास जो सोर्स है, जो आप जहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, वो मल्टीपल सोर्सेज हैं, तो जो जरूरी नहीं कि हर सोर्स से आपको डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिले। हो सकता है एक अलग अलग सोर्सेज से आपको सेम इन्फॉर्मेशन मल्टीपल लैंग्वेज में मिल रही हो, ठीक है। मान लीजिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नोट्स बनाने हैं अपने पढ़ने के लिए, ठीक है। नोट्स पढ़ाने के लिए बनाने के लिए आपने क्या किया? आपने डिसाइड किया कि भाई मैं दूसरे लोगों से नोट्स मांगूंगा, साथ में मैं इंटरनेट का यूज़ करूंगा, आप मैं आपका कुछ किताबों का यूज़ करूंगा, स्टैंडर्ड किताब का, लोकल राइटर्स की किताब का, ये सब चीज़ों का यूज़ करूंगा, और फाइनली उन सब से पढ़ के मैं अपने काम के नोट्स बनाऊंगा जो मेरी लैंग्वेज में होंगे, जिसको मैं आसानी से समझ सकूं। तो आपने क्या किया? आपने अपने टीचर से भी नोट ले लिए, दूसरे टीचर से भी नोट ले लिए, आपने अपने फ्रेंड्स से नोट ले लिए, अपने सीनियर से नोट ले लिए, और आपने क्या किया? बुक्स का यूज़ किया, इंटरनेट का यूज़ किया। अब आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है और उसकी आपको डेफिनेशन यूज़ करनी है, ठीक है। तो जब आप उसको बनाएंगे नोट्स को, तो आपको आपको ये चीज़ को रियलाइज़ होगा कि सेम लैंग्वेज में हो सकता है सेम ही लाइन आपको कई जगह कई अलग अलग सोर्सेज से मिल रही है, तो वो क्या है? डुप्लीकेसी है। तो आप अपने नोट्स में एक बार ही तो लिखोगे या हर लाइन को अलग अलग लिखोगे? तो ऐसे ही यहाँ पे जब आप अलग अलग सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करते हो, तो हो सकता है कि कुछ डेटा, जो पर्टिकुलर डेटा है, वो कॉमनली आपको हर जगह मल्टीपल मिले, यानी रिडंडेंसी मिलेगी, उसकी डुप्लीकेसी मिलेगी। तो डेटा क्लिनजिंग में हम क्या करते हैं? उस डुप्लीकेसी को भी रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम के टाइम पे बताया था, डेटा इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? जो अलग अलग सोर्सेज से जो डेटा आया आपका, जो डेटा क्लीनिंग के बाद मिला, उसको हम कंबाइन करके एक सिंगल सोर्स में स्टोर कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम डेटा वेयरहाउस। तो डेटा इंटीग्रेशन क्या है? डेटा इंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज हेट्रोजीनियस डेटा। हेट्रोजीनियस मतलब ऐसा डेटा जो अलग अलग सोर्सेज से आया है, उसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है। फ्रॉम मल्टीपल सोर्स कंबाइंड इन अ कॉमन सोर्स, ठीक है। मल्टीपल सोर्स से जो अलग अलग डेटा आया है, उसको हम कंबाइन करके एक सोर्स में डाल देते हैं, जिसको बोला जाता है डेटा वेयर हाउस। इसके लिए हम क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं डेटा माइग्रेशन टूल्स का, डेटा सिंक्रोनाइजेशन टूल्स का, और ETL यानी एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। आपको जितने भी स्टेप में बहुत सारे मेथड्स बने हैं, ये सारे मेथड्स आपको आपके सिलेबस में कुछ मेथड्स हैं और कुछ मेथड इसमें से नहीं है, तो ये आपको सभी नहीं पढ़ने। अभी सिर्फ आपको सिर्फ इनके नाम बताए जा रहे हैं कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। फर्दर जैसे जैसे हम ये चैप्टर आपका सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें जितने मेथड्स होंगे वो हम कवर करते हुए चलेंगे। तीसरा है आपका डेटा सिलेक्शन। डेटा सिलेक्शन में क्या होता है? डेटा सिलेक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर डेटा रिलेवेंट टू द एनालिसिस इज डिसाइडेड एंड रिट्रीव फ्रॉम द डेटा कलेक्शन। यहाँ पर डेटा कलेक्शन की बात हो रही है, बात हो रही है वो डेटा वेयरहाउस की बात हो रही है। यानी ऐसा डेटा जो हमें एनालिसिस के लिए चाहिए होता है, वो डेटा वेयरहाउस से सिलेक्ट कर लिया जाता है, और सेलेक्ट करने के बाद उसको रिट्रीव कर लिया जाता है। रिट्रीव किस लिए किया जाता है? फर्दर स्टेप के लिए। तो डेटा जो हमने सेलेक्ट किया है आपके डेटा वेयर हाउस से, तो उसको सेलेक्ट किस तरह से किया जाता है? उसको सेलेक्ट करने के लिए हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, डिसीजन ट्रीज का यूज़ किया जाता है, नेव वेव्स मेथड का यूज़ किया जाता है, क्लस्टरिंग और रिग्रेशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, ताकि हम उस डेटा को सेलेक्ट कर सकें जिस पे हमें फर्दर एनालिसिस करना है। जब वो डेटा सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो उस पर परफॉर्म किया जाता है, वो होता है आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू एप्रोप्रिएट फॉर्म रिक्वायर्ड बाय माइनिंग प्रोसीजर। यानी हमें उस पर्टिकुलर फॉर्म में डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है जो माइनिंग के द्वारा रिक्वायर्ड होती है। और हमें क्यों ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो हमारा जो डेटा आया है वो मल्टीपल सोर्सेज से आया हुआ डेटा है,
तो मल्टीपल सोर्सेज से आया हुआ है तो हो सकता है उसके मल्टीपल फॉर्मेट्स हो, मल्टीपल उसका जो अलग अलग चीज़ें मल्टीपल फॉन्ट्स कंटेन करता हो, तो इस तरह के डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है ताकि वो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ जाए, ताकि जिसपे हम फाइनल उस पर टेक्निक्स लगा सकें। ठीक है, अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में बटा होता है। पहला है डेटा मैपिंग और दूसरा है कोड जनरेशन। देखिए डेटा मैपिंग में हो क्या रहा है, असाइनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम सोर्स बेस मतलब जहां से हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं टू डेस्टिनेशन टू कैप्चर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए फाइनली होता क्या है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका एक डॉक्यूमेंट है, आपने मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जो वर्ड में है, ठीक है, वर्ड में है, उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, पीडीएफ में। किसमें करना है, पीडीएफ में ट्रांसफॉर्म करना है। तो जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम स्टार्टिंग में क्या था, मैपिंग की जाती है। जो भी सॉफ्टवेयर उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मैपिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए जो एलिमेंट आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में है वही सेम एलिमेंट आपके किस में होने चाहिए, आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर उनकी मैपिंग मैच हो जाती है तो ही माना जाता है कि वो बिल्कुल सही ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि अगर आपका कोई एलिमेंट मिसिंग है या आपका कोई एलिमेंट का एड ऑन हो जाता है तो वो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाता। फिर फाइनली क्या होता है, उसके बाद कोड जनरेशन, यानी जो क्रिएशन ऑफ द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जो हमारा फाइनली डॉक्यूमेंट होना चाहता है वो फाइनली उसमें कन्वर्ट हो जाता है अगर मैपिंग आपकी सही तरीके से हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, फाइनली जो भी हमारा डेटा है आफ्टर सिलेक्शन उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म में जो माइनिंग के द्वारा रिक्वायर्ड है, यानी जो माइनिंग प्रोसेस में यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आ गया आपका डेटा माइनिंग का। क्या आ गया, डेटा माइनिंग का। अब डेटा माइनिंग क्या है, डेटा माइनिंग में यहाँ पे कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं जिनको बोला जाता है डेटा माइनिंग टेक्निक्स। यहाँ पे हम उनका यूज करते हुए जो डेटा हमारे पास ट्रांसफॉर्म होके आया था उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं और यूजफुल पैटर्न्स को हम इवेल्युएट करते हैं, यानी पैटर्न्स यहाँ पे जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, अब डेटा माइनिंग में बहुत कुछ होता है जो भी मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है कि डेटा माइनिंग में फाइनली क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो डेटा माइनिंग के लिए आपको पिछला वीडियो रेफर करना चाहिए, इसका लिंक मैं ऊपर अभी दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा माइनिंग अप्लाई करने के बाद फाइनली हमको क्या मिलते हैं, पैटर्न्स मिलते हैं। पैटर्न्स का एवोल्यूशन किया जाता है, यानी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से पैटर्न हमारी नॉलेज से रिलेटेड हैं, जो जो हमें चाहिए, यानी जो चीज़ नॉलेज हमें चाहिए इनमें से जितने पैटर्न्स हमारे रिलेटेड हैं कौन से हमारे काम के पैटर्न्स हैं। ठीक है, पैटर्न्स को आप एक तरीके से और समझ सकते हैं। पैटर्न्स क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप एग्जाम देते हैं, आप क्या करते हैं, हर बार ये चेक करते हैं कि भाई पिछले 3 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आपका जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपके पैटर्न्स हैं। ये क्वेश्चन, अच्छा ये यहाँ भी रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट हुआ, अच्छा इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आए, तो ये क्या है, ये जो चीज़ हम कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से रिपीट हुए क्या है, ये सारे पैटर्न्स हैं जिनको हम एवेल्युएट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये पैटर्न अब तक हुए हैं तो ये चीज़ आएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी पैटर्न एवेल्यूशन किया जाता है। फाइनली आपका स्टेप है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज डिफाइंड एज टेक्निक्स विच यूटिलाइज विजुलाइज टूल्स टू रिप्रेजेंट डेटा माइनिंग टेक्निक्स। यानी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ऐसे टूल्स का यूज करते हुए जो जिसके द्वारा हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विजुअल फॉर्म्स में, उनका यूज करते हुए जो भी हमारे पैटर्न अवेलेबिलिटी है उनमें से हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम यूज क्या कर सकते हैं, जैसे रिपोर्ट्स हुए, टेबल्स हुए, इन सभी का यूज करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने अभी एग्जाम्पल स्टार्टिंग में क्या लिया था कि मेरी कंपनी है जिसका नाम है बजाज, और मैं क्या देखना चाह रहा हूँ कि भाई अब तक जब से मेरी कंपनी खुली है अब तक उसका सेल्स कैसा रहा है। ठीक है, तो जब मैंने सेल्स किया तो मैं उस सेल्स को इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट भी, उस सेल्स को इन फॉर्म ऑफ टेबल भी, और उस नॉलेज को इन फॉर्म ऑफ ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि भाई ये मेरी सेल्स का ग्राफ रहा है, किस ईयर में मेरी सेल कितनी रही है, किस ईयर में मेरी सेल ज़्यादा रही है, किस ईयर में मेरी सेल कम रही है। तो इस तरह से नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने आज का टॉपिक कवर किया है जिसको बोला है हमने, क्या बोला है, नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस। ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व 7 स्टेप्स है जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जिनके बारे में आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।